हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कृतिका का तीसरा पाठ रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ये एक एकांकी है। इस एकांकी में यहाँ पर जो दर्शाया गया है, एक भूमिका पहले मैं आपको बांधूँ कि इस प्रस्तुत एकांकी में क्या बताने का प्रयत्न किया गया है, क्या उद्देश्य है इस एकांकी का, और यहाँ पर मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर राम स्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा है। ठीक है, राम स्वरूप और प्रेमा ये पति पत्नी है, और उनकी बेटी का नाम है उमा, जिसकी शादी की चिंता को लेकर, यानी जिसकी शादी वो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़े चिंतित हैं और लड़के वाले देखने आने वाले हैं। तो गोपाल प्रसाद और शंकर ये लड़के वाले हैं, ये लड़का है शंकर, उसका नाम है, वो देखने आने वाला है अपने पिताजी के साथ, जिनका नाम है गोपाल प्रसाद। अब ये लड़की वाले जो हैं वो बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं, और उमा जो उनकी लड़की है वो पढ़ी लिखी है, लेकिन लड़के वालों को पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए ज़्यादा। हालांकि वो खुद अच्छे ख़ानदान से हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि यदि लड़की पढ़ी लिखी होगी ज़्यादा तो उसके नखरे कौन सहन करेगा। ठीक है, तो राम स्वरूप जो है वो अपनी बेटी उमा की पढ़ाई को छिपाते हैं, विवश हो जाते हैं समाज के सामने, क्योंकि वो अपनी लड़की का रिश्ता भी अच्छे घर में करना चाहते हैं। तो इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? रीढ़ की हड्डी क्या होती है? बैकबोन, है ना। यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी है पार्ट, वो क्या बताया गया है? रीढ़ की हड्डी यानी कि हमारा चरित्र, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। ठीक है, तो वो चरित्र ही हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। अगर वो ही किसी का ठीक नहीं है तो रीढ़ की हड्डी टूटी हुई कहेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है, इसका उद्देश्य ये है, जो इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयत्न किया है कि नारी शिक्षा को समाज में स्थान मिलना चाहिए, और जो हमारा समाज है वो नारी शिक्षा को महत्व नहीं देता है। इससे क्या होता है कि पुरानी पीढ़ी की जो सारी व्यवस्था है वो टूटती सी जा रही है, और जो आगे के जो सास ससुर हैं अपनी मनमानी के बल पर घर चलाते हैं, वे हर हालत में अपना अहंकार पूरा होते देखना चाहते हैं। ऐसा इस एकांकी के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न किया गया है, और वे चाहते हैं कि उनकी जो होने वाली बहू है उनकी गुलाम हो, उनके हाथों की कठपुतली हो, जिससे वे मनमानी सेवा ले सकें तथा अपनी सनक चला सकें। इसलिए वे पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं करते, जैसे गोपाल प्रसाद और शंकर। शंकर स्वयं पढ़ा लिखा है, पिताजी उसके पढ़े लिखे हैं गोपाल प्रसाद जी, लेकिन बहू उनको पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। वे आने वाली बहू की इच्छा को नखरे मानते हैं। ठीक है, और उनकी यह सोच दकियानुसी है। तो लेखक जो है समाज की इस दकियानुसी सोच पर आघात करके लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करना चाहता है कि वह उमा के माध्यम से कहना चाहता है कि बहुएं कुर्सी मेज़ की तरह बिकाऊ माल नहीं होती, उनकी पढ़ाई कोई पाप नहीं है, उनका भी दिल होता है, उन्हें भी चोट लगती है। इस सब का ध्यान रखना चाहिए, और यदि अनपढ़ और स्वार्थी समाज सुशिक्षित बहू का सम्मान नहीं करता तो उमा जैसी बहुओं को इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है या पड़ेगा। उन्हें मुंहफट बनना पड़ेगा। यदि ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एकांकी में जो रामस्वरूप जैसे पिताओं को भी सीख दी गई है कि वे बेटी की शादी के नाम पर कमज़ोर न बने, वे परिस्थिति का सच्चाई से सामना करें, वे छल कपट की शेष दुनिया के कपट जाल में स्वयं को न ढालें। शंकर और गोपाल प्रसाद पर भीषण चोट करना भी इस एकांकी का उद्देश्य है। ठीक है,
तो ये इस एकांकी का उद्देश्य है। तो आइए अब हम इस एकांकी को पढ़ें और समझें कि लेखक ने क्या कहने का प्रयत्न किया है, किसके माध्यम से। तो पाठ है रीढ़ की हड्डी। लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो ये एक नाटकीय ढंग से यहाँ पर दिखाया गया है। संवाद है पूरे एकांकी में। तो देखिए, मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। ठीक है, यानी कि एक तरफ महाशय जी की पीठ और दूसरी तरफ नौकर, यानी दोनों तख्त को उठाकर ला रहे हैं। बाबूजी, अबे धीरे धीरे चल। ठीक है, ये बाबूजी कौन है? ये हैं राम स्वरूप। ठीक है, तो बाबूजी, तो अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर फिर कहता है बिछा दूं साहब? तो बाबूजी क्या कहते हैं जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बंट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है और ही करता है, हंस रहा है सामने से। तो बाबूजी क्या कहते हैं, हंसता क्यों है अबे, हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। ठीक है, तो कलशों से नहाता था लोटों की तरह, तो कलश होता है घड़ा, मतलब बड़े घड़े को भी कह रहा है लोटे की तरह उठाकर हम नहा लेते थे, है ना। तो तख्त लकड़ी के फट्टों से बना आसन होता है। ठीक है, तो अब बिछाने के लिए उस पर क्या मंगाई जा रही है कि बहू से कहो कि दरी दे दें बिछाने के लिए, और चद्दर भी। कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। तो नौकर वहाँ से जाता है। बाबू साहब इस बीच में क्या करते हैं, मेज़ पोश ठीक करते हैं, मतलब दिखा रहे हैं कि किस तरह से तैयारी हो रही है। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। ठीक है, तो कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती हैं। गंदूमी रंग, गंदूमी यानी गेहुए रंग की, गंदूमी रंग, गेहुआ रंग, छोटा कद। ठीक है, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है, जाहिर मतलब प्रकट होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ वो भी। बाबू साहब कौन है? राम स्वरूप। ठीक है, कौन है? ये लड़की के पिताजी हैं और माताजी प्रेमा जी, है ना। तो दोनों बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। तो प्रेमा कहती, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो, और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप कहते हैं, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। तो अब पता चला नौकर का नाम क्या था? रतन। ठीक है, और ये लड़की के माता पिता का नाम क्या है? रामस्वरूप। रामस्वरूप पिता का नाम और माँ का नाम प्रेमा। तो वो क्या कर रहे हैं, लड़के वाले देखने आने वाले हैं, इसलिए वो पूरी तैयारी करके रख रहे हैं, घर की साज सज्जा कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ नौकर जी जरा उल्टा सुन बैठे। और रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? ठीक है, डांट मतलब ढक्कन लगे हैं क्या? तेरे कानों में डांट लगी है क्या, ढक्कन लगे हैं क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी?
प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। तो रामस्वरूप नौकर को बार बार आदेश दे रहे हैं कि फटाफट ये काम करो, कभी दरी लाओ, कभी चद्दर लाओ, कभी हारमोनियम उठा के ले आओ। क्यों? क्योंकि वो इस हड़बड़ाहट में है कि लड़के वाले कभी भी आते होंगे और उससे पहले पूरी तैयारी, पूरी व्यवस्था अच्छे से हो जाए। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। अब वो ये काम कर रहे हैं। रतन अब हारमोनियम लेने गया है बीवी जी के कमरे से, यानी कि लड़की यानी उमा के कमरे से। प्रेमा, लेकिन यह तुम्हारी लाडली बेटी का मुंह सॉरी लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। अब मुंह फुलाए पड़ना मतलब नाराज हो रखी है, नाराज है, क्रोध में है, गुस्से में है। तो रामस्वरूप कहते हैं मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। ठीक है, सारे जतन, सारी कोशिश करके मैं हार गई। तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। सिर चढ़ाना, बढ़ावा देना। सिर चढ़ाना, बढ़ावा देना। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था। आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। तो लक्षण यानी लक्षण, संकेत। तो देखिए किस तरह से अब ये उमा की जो माँ है, ये भी शायद इन बातों से लगता है कि वो भी लड़की को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहती थी। वो भी यही मानती है कि लड़की यदि ज़्यादा पढ़ लिख जाए तो उसके नखरे होते हैं, ठीक है, घमंडी हो जाती हैं। तो हमारे समय में ठीक था, थोड़ा बहुत पढ़ लिया। स्त्री सुबोधिनी एक मैगज़ीन का नाम है, वो पढ़ लेते थे। तो उसमें स्त्रियों से संबंधित कुछ बुनाई, कढ़ाई, खाना पकवान, कुछ और भी ऐसी बातें तो वो उसमें होती थी। तो कहते बहुत अच्छी अच्छी बातें होती थी, है ना, लड़कियों के कामकाज की बातें, तो वो बातें होती थी। क्या BA MA की पढ़ाई में ये सब बातें हैं, है ना। तो देखिए किस तरह से किसकी सोच कैसी है। रामस्वरूप अलग सोच का है, उनकी पत्नी अलग सोच वाली है, उमा की सोच अलग है, यानी कि अलग अलग जनरेशन में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सोच में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज आप इतना ही पढ़िए, क्योंकि संवादों के माध्यम से ये एकांकी जो प्रस्तुत की गई है, एक नाटकीय ढंग से प्रस्तुत की गई है। तो इतना जितना अभी पढ़ाया है उतना आप पढ़िए, और इसमें से जितने प्रश्न बनते हैं, तो अभी तक तो प्रश्न इसमें से ज़्यादा नहीं, अभी तो सिर्फ एक भूमिका बंधी है कि किस तरह से साज सज्जा हो रही है, कैसे कमरा सजाया जा रहा है, नौकर का नाम क्या है, और लड़की के माता पिता का नाम क्या है, और वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रेमा है, तो उसकी सोच क्या है पढ़ाई लिखाई को लेकर। तो ये सब बातें और ये सब प्रश्न और ये सब याद रहना चाहिए। तो अगले वीडियो में फिर हम इस एकांकी को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। बाय एंड थैंक यू।